हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं संदीप कुमार यादव। आज हम पढ़ने वाले हैं 10th क्लास का चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम है नियंत्रण एवं समन्वय। तो बच्चों, इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है जो बार बार पेपर में पूछे जाते हैं। और बच्चों, इस चैप्टर के लास्ट में वो 5 क्वेश्चन में बताऊंगा जो 100% पेपर में आएगा। और बच्चों, वही 5 क्वेश्चन है जो सही तरीके से पढ़ के जाना है। लेकिन हम एक एक करके टॉपिक को क्लियर करेंगे ताकि हमारी नॉलेज भी इंक्रीज हो। ठीक है बच्चों, तो शुरू करते हैं वीडियो। बच्चों, चैप्टर नंबर 6 10वीं क्लास का चैप्टर नंबर 6 है। और बच्चों ध्यान रखना, हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए, अगर कोई बच्चा इंग्लिश मीडियम में पढ़ना चाहता है तो लिंक में जाकर बच्चों इंग्लिश मीडियम के वीडियो देख सकते हो। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए वीडियो अवेलेबल है, तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो बच्चों, वीडियो शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है नियंत्रण एवं समन्वय। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा आता है कि नियंत्रण होता क्या है। बच्चों, अपने आप को नियंत्रित करना। अगर मान ले कोई एक्शन कर रहा है तो उसके लिए रिएक्शन दिखाना। जैसे एग्जांपल के तौर पे बच्चों, मान ले किसी ने हमारी तरफ गेंद फेंक दिया, उस गेंद को हमें कैच करना है तो किस तरीके से कैच करना है, या उस गेंद से हमें दूर जाना है तो किस तरीके से दूर जाना है। इसी को हम क्या कहते हैं बच्चों, नियंत्रण कहते हैं। जैसे देखना, ध्यान से मार्कर मैंने फेंका और तुरंत मैंने कैच कर लिया था बच्चों, ये क्या था, हमारा नियंत्रण था। मार्कर को नीचे गिरने नहीं दिया, इसका मतलब क्या बच्चों, ये नियंत्रण है। अगर हम बाइक चला रहे होते हैं, गाड़ी आ रही होती है, कब ब्रेक लगाना है, कब है जो बाइक को साइड से निकालना है, कब बाइक में स्पीड बढ़ाना है, ये सब क्या होता है बच्चों, हमारा नियंत्रण होता है। तो बिना नियंत्रण के कोई भी कार्य करना संभव नहीं है। इसलिए बच्चों, नियंत्रण होना बहुत जरूरी है। और इस चैप्टर में हम यही पढ़ने वाले हैं कि किस तरीके से हमारे शरीर में नियंत्रण होता है, किस तरीके से हम कार्य को रोक लेते हैं, किस तरीके से हम बाइक चलाते हैं, किस तरीके से हम डांस करते हैं, और किस तरीके से हम साइकिल चलाते हैं, और किस तरीके से हम ब्रेक लगाते हैं। ये जो इतने सारे जो बच्चों नियंत्रण है, जब हम डांस कर रहे होते हैं किस तरीके से हम स्टेप बाय स्टेप डांस कर रहे होते हैं, किस तरीके से हम बातें कर रहे होते हैं, किस तरीके से हम लेक्चर दे रहे होते हैं, ये सब के सब बच्चों क्या होता है, नियंत्रण होता है। इनके बारे में हम एक एक करके पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों, नियंत्रण का मतलब समझ में आ गया क्या होता है। नियंत्रण का मतलब होता है अपने आप को नियंत्रित करना किसी भी कार्य के लिए। ठीक है बच्चों, उसके बाद आता है हमारा समन्वय। समन्वय का मतलब होता है बच्चों मिलकर काम करना। समन्वय का मतलब होता है मिलकर काम करना। अगर बच्चों हम लिखने का काम कर रहे हैं तो लिखने के लिए हमारे हाथों का जो मसल्स है वो काम करना चाहिए, हमारा जो दिमाग है वो काम करना चाहिए, और हमारा जो आँख है वो काम करना चाहिए। ये तीनों जब मिलकर काम करेंगे तभी हमारा लिखने का काम है जो सफल हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। कोई भी कार्य करते हैं तो उस कार्य में बच्चों कई हमारे शरीर के कई सारे ऑर्गन है जो मिलकर काम करते हैं। अगर हमारे शरीर के ऑर्गन मिलकर काम नहीं करेंगे तो हम कोई भी कार्य को सही तरीके से नहीं कर पाएंगे। जैसे मान लीजिए बच्चों, मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं खड़े होकर पढ़ा रहा हूँ, अगर बच्चों हमारे जो पैरों का मसल्स है वो काम नहीं करेगा, हाथ काम नहीं करेंगे, दिमाग काम नहीं करेगा, मुंह काम नहीं करेगा, किस तरीके से हाथ चलना चाहिए, किस तरीके से मुंह चलना चाहिए, क्या स्टेप होना चाहिए, ये सब जो है एक दूसरे से मिलकर काम करते हैं, तभी बच्चों हमारा काम करना संभव होता है। अगर हमारे शरीर को ऑर्गन मिलकर काम नहीं करते तो बच्चों हम कोई भी कार्य को सही तरीके से नहीं कर पाते। इसीलिए बच्चों समन्वय होना बहुत जरूरी है। तो समझ में आ गया बच्चों, हमारे शरीर के अंदर नियंत्रण भी होता है और हमारे शरीर के अंदर समन्वय भी होता है। ये हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी है ताकि हमारा शरीर जो सही तरीके से कार्य को कर सके। ठीक है बच्चों, उसके बाद आता है उद्दीपन। उद्दीपन का मतलब होता है बच्चों पर्यावरण में जो भी परिवर्तन आता है उसके अनुसार अपने आप को अनुक्रिया करना। पर्यावरण के अनुसार अनुक्रिया करना, जैसे गर्मियों की तरह अनुक्रिया करते हैं, सर्दियों में अपने आप को ढाल लेते हैं, बारिश का मौसम होता है वहाँ पे ढाल लेते हैं, टच करते हैं वहाँ पे अपने आप को अनुक्रिया करते हैं। तो पर्यावरण में हो रहे परिवर्तन के अनुसार जिस प्रकार हम अनुक्रिया करते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, उद्दीपन कहते हैं। और जितने भी सजीव है वो सब के सब अनुक्रिया करते हैं पर्यावरण में परिवर्तन के अनुसार। और जो बच्चों पर्यावरण में परिवर्तन के अनुसार अनुक्रिया नहीं करेंगे उनका जीना संभव नहीं होगा। उनको पर्यावरण के अनुसार अनुक्रिया करना ही पड़ेगा, तभी अपने जीवन को सही तरीके से जी पाएंगे। ठीक है बच्चों, इतना ध्यान रखना। उसके बाद बच्चों पौधे के अंदर और जंतुओं के अंदर अलग अलग प्रकार से उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया होता है। पौधे जो होते हैं अलग प्रकार से अनुक्रिया करते हैं, और जो जंतु होते हैं जैसे हम हो गए, जानवर है, पक्षी है, ये सब जो है अलग तरीके से अनुक्रिया करते हैं। ठीक है बच्चों, तो इनके बारे में एक एक करके हम पढ़ेंगे। और बच्चों
और बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे ताकि कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो। और बच्चों साइंस बिल्कुल रटना नहीं है, बस समझते जाना है, एक एक टॉपिक को समझना है। नहीं समझ में आ गया तो बच्चों बार बार वीडियो देखना है ताकि पेपर में कोई दिक्कत ना हो। और बच्चों देख लो ध्यान से यहाँ पे। उसके बाद हमारा अगला टॉपिक शुरू होता है जिसका नाम है जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय। अब पहले हम पढ़ेंगे जंतुओं के अंदर, उसके बाद हम पढ़ेंगे कि पेड़ पौधे के अंदर किस तरीके से नियंत्रण और समन्वय होता है। तो जो जंतुओं के अंदर जो नियंत्रण और समन्वय होता है वो दो मुख्य तंत्रों के द्वारा होता है। किसके द्वारा? तो बच्चों दो मुख्य तंत्रों के द्वारा। और तंत्र किसे कहा जाता है? जब ऑर्गन मिलकर काम करते हैं, यानी कि सूचनाओं को पहुंचाने के लिए जो जो भी ऑर्गन पार्टिसिपेट करते हैं उसे हम तंत्र कहते हैं। जैसे सबसे पहला बच्चों हो गया हमारा तंत्रिका तंत्र। क्या हो गया बच्चों? हमारा तंत्रिका तंत्र। और दूसरा हो गया अंतस्रावी तंत्र, यानी कि ये दो ऐसे तंत्र है जो जंतुओं के अंदर नियंत्रण और समन्वय में सहायक होते हैं। अगर बच्चों ये दोनों तंत्र नहीं होंगे तो जंतुओं के अंदर नियंत्रण और समन्वय नहीं होगा। तो बच्चों सबसे पहले हम बात करते हैं तंत्रिका तंत्र के बारे में। तंत्रिका तंत्र होता क्या है बच्चों? तंत्रिका तंत्र जो होता है कोशिकाओं का एक जाल होता है, संगठित जाल होता है। तंत्रिका कोशिकाओं का संगठित जाल होता है, मतलब मिलकर कई सारे तंत्रिका कोशिका आपस में मिल जाते हैं तो तंत्रिका तंत्र बनता है। क्या बनता है बच्चों? तंत्रिका तंत्र। कई सारे कोशिकाएं, तंत्रिका कोशिकाएं आपस में मिल जाती है तो तंत्रिका तंत्र बनता है। और इनका काम होता है मैसेज को पहुंचाना, शरीर के एक भाग से दूसरे भागों तक मैसेज को पहुंचाना। और कौन से मैसेज को? विद्युत आवेग के द्वारा। मैसेज को कौन से रूप में? विद्युत आवेग के द्वारा सूचनाओं को शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक पहुंचाना। जैसे मान लीजिए बच्चों हमारे पैर में चोट लग जाती है तो वहां से मैसेज को रिसीव करके कहाँ पहुंचाना? हमारे दिमाग में पहुंचाना। और दिमाग जो है उस चोट के बारे में व्याख्या करेगा। और व्याख्या करने के बाद बच्चों क्या होगा? एक्शन होगा, और ताकि वो उस चोट को है जो जल्दी से रिकवर किया जा सके। समझ में आ गया बच्चों? तो जंतुओं के अंदर जो नियंत्रण और समन्वय होता है वो दो तंत्रों के द्वारा होता है। पहला तंत्र है हमारा जिसका नाम है तंत्रिका तंत्र, और दूसरा तंत्र बच्चों जिसका नाम है अंतस्रावी तंत्र। और बच्चों इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे बच्चों तंत्रिका तंत्र के बारे में हमने पढ़ा कि तंत्रिका तंत्र जो होता है तंत्रिका कोशिकाओं का एक संगठित जाल होता है और जो विद्युत आवेग के रूप में सूचनाओं को शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक पहुंचाने का काम करता है। और बच्चों और ये जो है नियंत्रण और समन्वय तंत्रिका एवं पेशीय ऊतक द्वारा प्रदान किया जाता है। अगर बच्चों तंत्रिका तंत्र नहीं होगा तो हमारे शरीर के अंदर नियंत्रण और समन्वय नहीं होगा। इसीलिए तंत्रिका तंत्र का होना बहुत जरूरी है। ठीक है बच्चों? आगे हम पढ़ने वाले बच्चों रिसेप्टर के बारे में। रिसेप्टर का मतलब होता है ग्राही। और बच्चों ग्राही किस तरीके से काम करता है और कितने प्रकार के ग्राही होते हैं और किस तरीके से सूचनाओं को प्राप्त करता है, इसके बारे में बच्चों हम आगे पढ़ने वाले हैं। ध्यान से सुनते जाना क्योंकि बच्चों ये ऐसे टॉपिक है जिसमें से एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं। एक एक टॉपिक पे ध्यान देना, सही तरीके से ध्यान देना है और कई बार रिवीजन करना है ताकि दिमाग से ना निकले। ठीक है बच्चों? तो अगला टॉपिक हमारा क्या? ग्राही है। और ग्राही होता क्या बच्चों? ये जो तंत्रिका कोशिका के विशिष्टीकृत सिरे होते हैं जो वातावरण से सूचनाओं का पता लगाते हैं। जो ग्राही होते हैं वो क्या करते हैं? वातावरण से सूचनाओं को पता लगाने का काम करते हैं। वातावरण से सूचनाओं का पता लगाने का काम करते हैं, यानी कि जो भी हमारे वातावरण में जो भी परिघटनाएं हो रही होती है उस मैसेज को रिसीव करते हैं और रिसीव करने के बाद उसे मस्तिष्क में भेजा जाता है ताकि हम सावधान हो जाए और क्रिया कर सके। ठीक है बच्चों? और ग्राही होते क्या है बच्चों? ग्राही हमारे ज्ञानेंद्रियों में स्थित होते हैं। ग्राही कहाँ पे स्थित होते हैं? हमारे ज्ञानेंद्रियों में स्थित होते हैं। यानी कि बच्चों हमारे पास 5 ज्ञानेंद्रिय हैं जिसके द्वारा सभी मैसेज को रिसीव किया जाता है। अगर इन 5 में से एक भी ज्ञानेंद्रिय काम करना बंद कर देगा तो एक मैसेज जो है बच्चों रिसीव होना बंद हो जाएगा। जैसे जो अंधे लोग होते हैं वो दुनिया को देख नहीं पाते हैं, किसी की इमेज को नहीं देख पाते, किसी के फोटो को नहीं देख पाते, दुनिया कैसी इन चीज को नहीं देख पाते हैं। जो बहरे लोग होते हैं वो शब्दों को सुन नहीं पाते हैं और शब्दों को सुनेंगे नहीं तो उनको पता नहीं चलेगा। और उसके बाद बच्चों जो गूंगे लोग होते हैं वो बोल नहीं पाते हैं। मतलब ये हमारे ग्राही है जो वातावरण से सूचनाओं को रिसीव करने का काम करते हैं। हमारे पास टोटल बच्चों 5 ज्ञानेंद्रिय होते हैं। कितने ज्ञानेंद्रिय है?
टोटल 5 ज्ञानेंद्रिय है। सबसे पहला ज्ञानेंद्रिय जो हम पढ़ेंगे कान के बारे में, दूसरा ज्ञानेंद्रिय जो आंखों के बारे में पढ़ेंगे, तीसरा ज्ञानेंद्रिय त्वचा के बारे में पढ़ेंगे, चौथा ज्ञानेंद्रिय नाक के बारे में पढ़ेंगे, और उसके बाद बच्चों पांचवा ज्ञानेंद्रिय जिसे हम जीभ के बारे में पढ़ेंगे। और इन्हीं पांचों ज्ञानेंद्रियों में ग्राही पाए जाते हैं, इन्हीं पांचों ज्ञानेंद्रियों में ग्राही पाए जाते हैं। बच्चों ध्यान से सुनते जाना है। हमारे कान के अंदर फोनोग्राही होता है जो सुनने का काम करता है। अगर कान नहीं होगा बच्चों तो हम सुन नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारे कान के अंदर फोनोग्राही होता है जो आवाज को, जो साउंड को रिसीव करने का काम करता है और उसके बाद उसे दिमाग तक पहुंचाने का काम करता है। और बच्चों फोनोग्राही के कारण शरीर का संतुलन भी होता है। फोनोग्राही के कारण ही शरीर का संतुलन होता है। अगर फोनोग्राही नहीं होगा तो शरीर का संतुलन नहीं होगा। उसके बाद बच्चों हमारे आंखों के अंदर प्रकाशग्राही होता है। हमारे आंखों के अंदर क्या होता है बच्चों? प्रकाशग्राही होता है। और प्रकाशग्राही जो है देखने में काम आता है। किसके में काम आता है बच्चों? देखने में काम आता है। अगर प्रकाशग्राही नहीं होता तो किसी भी इमेज को हम रिसीव नहीं कर पाते और हम नहीं देख पाते। जैसे अंधे लोग होते हैं वो किसी को भी नहीं देख पाते, उनको बिल्कुल ब्लैंक दिखाई देता है। तो ऐसा ही होता है जब बच्चों हमारे आंखों के अंदर प्रकाशग्राही नहीं होता तो हम आंखों के द्वारा किसी भी इमेज को, किसी भी तस्वीर को रिसीव करते हैं और रिसीव करने के बाद उसे दिमाग में भेजते हैं। उसके बाद हमारा जो दिमाग होता है उस तस्वीर के बारे में व्याख्या करता है। तो बच्चों हमारे आंखों के अंदर कौन सा ग्राही होता है? प्रकाशग्राही होता है जो देखने में सहायता करता है। उसके बाद बच्चों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिसका नाम है त्वचा। त्वचा के अंदर बच्चों तापग्राही होता है। त्वचा के अंदर क्या होता है बच्चों? तापग्राही होता है जो सर्दी और गर्मी को रिसीव करने का काम करता है। अगर तापग्राही नहीं होता तो ना तो हमें सर्दी लगती है ना तो हमें गर्मी लगती है। तो जो तापग्राही होता है वो गर्मी और सर्दी को रिसीव करने का काम करता है। जैसे बच्चों हम बर्फ को पकड़ रहे हैं तो बिल्कुल ठंडा लगता है, कौन रिसीव करता है? तापग्राही उसको रिसीव कर लेता है, सूचनाओं को प्राप्त कर लेता है। अगर हम गर्म वस्तु को पकड़ लेते हैं तो तापग्राही क्या करता है? उसके सूचनाओं को प्राप्त करता है और दिमाग तक पहुंचाता है और दिमाग फिर बताता है कि ये गर्म है या ये ठंडा है। समझ में आ गया बच्चों? और तापग्राही के कारण ही स्पर्श होता है, मतलब छूते हैं। जैसे हम टच करते हैं या कोई व्यक्ति हमें टच करता है तो हमें पता चल जाता है कि हमें टच कर रहा है। किसके कारण बच्चों? तापग्राही के कारण। अगर तापग्राही नहीं होता तो कोई भी हमें टच करता हमें पता नहीं चलता। इसीलिए बच्चों तापग्राही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये किसके अंदर होता है? त्वचा के अंदर होता है। उसके बाद देखना बच्चों ध्यान से, हमारे नाक के अंदर घ्राणग्राही होता है। हमारे नाक के अंदर क्या होता है बच्चों? घ्राणग्राही होता है और ये क्या करता है? गंध का पता लगाता है, खुशबू का पता लगाता है, बदबू का पता लगाता है। अगर घ्राणग्राही नहीं होता तो हम कीचड़ में भी लेट जाते हैं तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। और बच्चों शौचालय में लेट जाते हैं तब भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि घ्राणग्राही जो होता है यही हमें गंध का पता लगाने में सहायता करता है। अगर घ्राणग्राही नहीं होता तो हमें गंध के बारे में, खुशबू के बारे में पता नहीं चलता। और ये कहाँ पे होता है बच्चों? ये हमारे नाक के अंदर होता है। उसके बाद बच्चों जीभ के अंदर होता है रस संवेदी ग्राही। रस संवेदी ग्राही, और इसी रस संवेदी ग्राही के कारण हमें स्वाद के बारे में पता चलता है। जैसे मान लीजिए खट्टा है, कड़वा है, मीठा है, नमकीन है, ये सब जो पता चलता है बच्चों किसके कारण? रस संवेदी ग्राही के कारण पता चलता है। और ये कहाँ पे होता है? ये हमारे जीभ के अंदर होता है। किसके अंदर होता है बच्चों? हमारे जीभ के अंदर होता है। और ये हमें क्या पता करता है? स्वाद का पता लगाने में सहायता करता है। इसको बिल्कुल सही तरीके से याद कर लेना। ये 5 प्रकार के ग्राही और पांचों के पांचों ज्ञानेंद्रियों में पाए जाते हैं और सब के सब है जो हमारे वातावरण से सूचनाओं को प्राप्त करते हैं। अब बच्चों पेपर में किस तरीके से पूछा जाता है? पेपर में पूछा जाएगा हमारे आंखों के अंदर कौन सा ग्राही होता है, तो क्या बताना है? प्रकाशग्राही होता है। उसके बाद पूछा जाएगा हमारे त्वचा में कौन सा ग्राही होता है, तो तापग्राही होता है। या पूछा जाएगा नाक में कौन सा ग्राही होता है, तो घ्राणग्राही होता है। या तो पूछा जाएगा जीभ में कौन सा ग्राही होता है, तो रस संवेदी ग्राही होता है। या तो पूछा जाएगा स्वाद का पता कौन सा ग्राही करता है, तो रस संवेदी ग्राही जो स्वाद का पता करता है कि कैसा है, खट्टा है, कड़वा है, मीठा है। उसके बाद बच्चों ये पूछेगा गंध का पता कौन सा ग्राही करता है, तो घ्राणग्राही करता है। और गर्मी और सर्दी का पता कौन करता है, तापग्राही करता है। और बच्चों किसी भी इमेज को देखना हो तो कौन सा ग्राही
सहायता करता है? तो प्रकाश ग्राही सहायता करता है। और किसी भी ध्वनि को सुनने में कौन सा ग्राही जो जिम्मेदार होता है? तो फोनोग्राही होता है। अगर फोनोग्राही नहीं होता तो हम बहरे हो जाते हैं, फिर हमें सुनाई नहीं देता। तो बच्चों इस तरीके से इसमें से 1 नंबर का सवाल है जो पेपर में बनता है हमारा, और इनको बिल्कुल सही तरीके से दिमाग में याद कर लेना है ताकि पेपर में कोई मिस्टेक ना हो। उसके बाद बच्चों अगला टॉपिक है जिसका नाम है तंत्रिका कोशिका। क्या नाम बच्चों? तंत्रिका कोशिका। और तंत्रिका कोशिका जो होता है, तंत्रिका तंत्र के क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई होता है। क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई होता है, यानी कि कई सारे तंत्रिका कोशिका से मिलकर तंत्रिका तंत्र का निर्माण होता है। और तंत्रिका तंत्र वही होता है जो सूचनाओं को प्राप्त करके हमारे मस्तिष्क तक पहुंचाता है, और हमारा जो मस्तिष्क होता है उसके बारे में कार्य करता है। यानी कई सारे कोशिका तंत्र से मिलकर, कई सारे तंत्रिका कोशिका से मिलकर क्या बनता है? तंत्रिका तंत्र बनता है। और उसके बाद बच्चों ध्यान से देखते जाना, तंत्रिका कोशिका के कौन कौन से भाग है, मुख्य कौन कौन से भाग है? सबसे पहले बच्चों ध्रुमिका आता है, दूसरे नंबर पे आता है कोशिका काय, और तीसरे नंबर पे आता है तंत्रिकाक्ष या तो एक्सोन कहते हैं। और बच्चों ये भी याद करना सिनेप्स, ये भी जो पेपर में पूछा जाता है। और इसमें से क्या क्या सवाल बनेगा, और बच्चों ध्यान रखना टॉपिक में से सवाल बनता है, रटा रटाया बिल्कुल भी नहीं आएगा, सिंपल क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं आता। बस टॉपिक को सही तरीके से क्लियर करना है ताकि कोई दिक्कत कोई परेशानी ना हो। तो सबसे पहले बच्चों हम बात करते हैं ध्रुमिका के बारे में। ध्रुमिका क्या होता है? कोशिका काय से निकलने वाली धागे जैसी संरचनाएं, ध्यान रखना, धागे जैसी संरचनाएं जो सूचना प्राप्त करती है उसे ध्रुमिका कहते हैं। धागे जैसी संरचनाएं होती है, कैसी होती है? धागे जैसी संरचनाएं होती है, धागे जैसी संरचनाएं होती है जो सूचनाओं को प्राप्त करते हैं उसे ध्रुमिका कहते हैं। और यहाँ पे क्वेश्चन क्या बनेगा बच्चों? यहाँ पे क्वेश्चन हमारा बनेगा सूचना को प्राप्त कौन करता है? तो क्या बताना? ध्रुमिका करता है। सूचना को प्राप्त कौन करता है? मैसेज को प्राप्त कौन करता है? तो ध्रुमिका करता है। क्योंकि बच्चों क्वेश्चन है जो इसी तरीके से पूछे जाते हैं, तो एक एक क्वेश्चन को बिल्कुल सही तरीके से पढ़ते जाना है, रटते जाना है और दिमाग में रखते जाना। ठीक है बच्चों, समझना जरूरी है, रटना जरूरी है, समझना बहुत जरूरी है। तो सूचना को प्राप्त कौन करता है बच्चों? ध्रुमिका करता है। और ध्रुमिका होता क्या है? धागे जैसी संरचनाएं होती है। इसकी संरचनाएं कैसी होती है? धागे जैसी संरचनाएं होती है जो सूचना प्राप्त करने का काम करती है। ठीक है बच्चों, उसके बाद आता है कोशिका काय। कोशिका काय क्या करता है? प्राप्त की गई सूचना विद्युत आवेग के रूप में चलती है। मतलब कोशिका काय में जो भी सूचना प्राप्त की जाती है वो कोशिका काय में पहुंचा दी जाती है, और यहाँ पे जो सूचना होता है विद्युत आवेग में आगे बढ़ती है। विद्युत आवेग में आगे बढ़ती है। कौन सा आवेग में बच्चों? विद्युत आवेग में सूचना है जो आगे बढ़ती है। कौन सी सूचना? जिस सूचना को प्राप्त कर लिया जाता है किसके द्वारा? ध्रुमिका के द्वारा। उसके बाद बच्चों एक्सोन आता है। एक्सोन क्या करता है? यह सूचना के विद्युत आवेग को कोशिका काय से दूसरे न्यूरॉन की ध्रुमिका तक पहुंचाने का काम करता है। यानी बच्चों जो तंत्रिकाक्ष होता है, जैसे जो सूचना होता है उस सूचना को कोशिका काय से दूसरी ध्रुमिका तक पहुंचाने का काम करता है, और यानी कि ये दोनों को जोड़ने का काम करता है। इसको क्या करता है बच्चों? ये दो तंत्रिका कोशिका को जोड़ने का काम करता है, और कई सारे तंत्रिका कोशिका जुड़कर है जो एक तंत्रिका तंत्र बनता है, और इसी तरीके से मैसेज पहुंचाने का काम करता है। यानी कि जो भी सूचना प्राप्त की गई थी विद्युत आवेग में, उस सूचना को कोशिका काय से दूसरे ध्रुमिका तक पहुंचाने का काम कौन करता है? तंत्रिका काक्ष करता है। उसके बाद बच्चों सिनेप्स आता है। सिनेप्स क्या करता है? यह तंत्रिका और अंतिम सिरे और अगली तंत्रिका कोशिका के ध्रुमिका के मध्य की रिक्त स्थान होता है। यानी कि दो तंत्रिका कोशिका है। कितने तंत्रिका कोशिका बच्चों? दो तंत्रिका कोशिका है, और दोनों तंत्रिका कोशिका के बीच में जो रिक्त स्थान होता है उसे कहा जाता है सिनेप्स। उसे क्या कहा जाता है बच्चों? सिनेप्स। देखो, अंतिम सिरे और अगली तंत्रिका कोशिका के ध्रुमिका, अंतिम सिरा और अगली कोशिका के ध्रुमिका दोनों के बीच में जो रिक्त स्थान होता है उसे क्या कहा जाता है? सिनेप्स कहा जाता है। तो इसका बच्चों डेफिनेशन याद कर लेना है, और पेपर में कई बार जो पूछा जा चुका है। यानी कि तंत्रिका के अंतिम सिरे और दूसरे तंत्रिका कोशिका के ध्रुमिका के दोनों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? दोनों के बीच की दूरी को सिनेप्स कहते हैं। यानी कि पहले तंत्रिका कोशिका के अंतिम सिरा और दूसरे तंत्रिका कोशिका के ध्रुमिका के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? सिनेप्स कहा जाता है। इसको बिल्कुल बच्चों सही तरीके से याद कर लेना है, और ये वाला पॉइंट जरूर याद कर लेना है।
और यह पे सिनेप्स के अंदर ही विद्युत आवेग को रासायनिक संकेत में बदला जाता है। अगर तुमसे बच्चों ये पूछा जाए विद्युत आवेग को रासायनिक संकेत में कहां पर बदला जाता है, तो सिनेप्स में बदला जाता है। कहां पे बदला जाता है? सिनेप्स में बदला जाता है। सिनेप्स के अंदर मतलब विद्युत आवेग को रासायनिक संकेत में बदला जाता है। सिनेप्स के अंदर विद्युत आवेग को रासायनिक संकेत में बदला जाता है। इस पॉइंट को भी बच्चों बिल्कुल सही तरीके से याद कर लेना है। अगर तुमसे पूछा जाए कि रासायनिक संकेत विद्युत आवेग को रासायनिक संकेत में कहां पर बदला जाता है, विद्युत आवेग को रासायनिक संकेत में कहां पर बदला जाता है, तो बच्चों क्या बताना है? सिनेप्स में बदला जाता है। कहां पे बदला जाता है? सिनेप्स के अंदर बदला जाता है। और बच्चों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा ये है जो पेपर में कई बार पूछा जा चुका है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ध्यान रखना। और इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं, इसलिए बच्चों इस पॉइंट को बिल्कुल सही तरीके से दिल और दिमाग में याद कर लेना है और सही तरीके से समझ लेना है ताकि एग्जाम में आए तो बिल्कुल भी ना छूटे। क्योंकि बच्चों एग्जाम के टाइम आने में ज्यादा वक्त नहीं रहा, क्योंकि अगर हम शुरू से लेकर चलेंगे तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगा, टॉपिक को समझ कर चलेंगे तो कोई परेशानी नहीं होगी। इसीलिए बच्चों एक एक टॉपिक को बिल्कुल सही तरीके से समझते चलना है। अब जो क्वेश्चन क्या है हमारा, प्रतिवर्ती क्रिया क्या होता है, जो कि पेपर में कई बार पूछा जा चुका है। प्रतिवर्ती क्रिया क्या होता है, कई बार जो पेपर में पूछा जा चुका है। किसी उद्दीपन का मतलब बच्चों मैसेज के प्रति तेज व अचानक की गई अनुक्रिया, जब कोई कार्य अचानक से कर देते हैं, जो कार्य 1 सेकंड से भी कम समय में होता है उसे हम प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। जो अचानक से सडनली जो कार्य करते हैं, बिना सोचे समझे जो काम कर देते हैं उसे प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। जो कार्य बिना सोचे समझे किया जाता है, जो कार्य अचानक से किया जाता है, जिस कार्य को करने में 1 सेकंड का भी कम समय लगता है उसे बच्चों प्रतिवर्ती क्रिया कहा जाता है। जैसे मान लिया किसी गर्म वस्तु को छूने पर हाथ को पीछे हटा लेना। अगर मान लिया हम किचन के अंदर जाते हैं और हमें पता नहीं कि जो बर्तन है वो गर्म है और जाने अनजाने हमने उसके ऊपर हाथ रख दिया और रखते के साथ ही 1 सेकंड से भी कम समय लगता है और वहां से हम हाथ को क्या करते हैं, सडनली हटा लेते हैं, तुरंत हटा लेते हैं। और ऐसे क्रिया को बच्चों कहा जाता है प्रतिवर्ती क्रिया कहा जाता है। और प्रतिवर्ती क्रिया जो होता है हमारे मस्तिष्क के कंट्रोल में नहीं होता है, हमारे दिमाग के नियंत्रण में नहीं होता है। और जो हमारे दिमाग के नियंत्रण में नहीं होगा वो हमारे मेरुरज्जु के नियंत्रण में होगा, स्पाइनल कॉर्ड के नियंत्रण में होगा। अगर बच्चों आप लोगों से ये सवाल पूछा जाए कि प्रतिवर्ती क्रिया किसके नियंत्रण में होता है, तो क्या बताना है? मेरुरज्जु के नियंत्रण में होता है, यानी कि स्पाइनल कॉर्ड के नियंत्रण में होता है। और प्रतिवर्ती क्रिया जो होता है हमारे मस्तिष्क के नियंत्रण में नहीं होता है। और बच्चों अगर पूछ लिया जाए प्रतिवर्ती क्रिया किसे कहते हैं, तो जो क्रिया अचानक से होता है उसे प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। और बच्चों प्रतिवर्ती क्रिया होना भी बहुत जरूरी है। अगर प्रतिवर्ती क्रिया नहीं होगा तो हमारे शरीर में ज्यादा नुकसान हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लिया बच्चों हमने गर्म बर्तन को पकड़ लिया, अब पकड़ने के बाद मैसेज को जो तापग्राही होगा वो तापमान को रिसीव करेगा और रिसीव करने के बाद उसे दिमाग तक मैसेज पहुंचाएगा और दिमाग उसके बाद एक्शन के लिए बोलेगा, जब तक है जो कम से कम 1 सेकंड से ज्यादा समय लग जाएगा। और 1 सेकंड से ज्यादा समय लगने के कारण हमें ज्यादा क्षतिग्रस्त होगा, यानी कि हाथ जो है ज्यादा जलेगा। इसीलिए बच्चों प्रतिवर्ती क्रिया होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस क्रिया में अचानक से क्रिया किया जाता है, अचानक से काम किया जाता है, जिसके कारण हमारे शरीर को कम से कम जो नुकसान पहुंचता है। अगर पेपर में आ गया प्रतिवर्ती क्रिया किसे कहते हैं, तो जो काम अचानक से होता है, जो दिमाग के नियंत्रण में नहीं होता है, जो कार्य 1 सेकंड से भी कम समय में हो जाता है, उसे प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। और बच्चों इसी पे एक सवाल पूछा गया था, प्रतिवर्ती क्रिया और टहलने में क्या अंतर है। ये सवाल बच्चों कई बार पेपर में पूछा जा चुका है, प्रतिवर्ती क्रिया और टहलने में क्या अंतर है। तो प्रतिवर्ती क्रिया जो होता है बच्चों हमारे दिमाग के नियंत्रण में नहीं होता है और ये अचानक से होता है। इसमें जो प्रतिवर्ती क्रिया है वो 1 सेकंड से भी कम समय लेता है, लेकिन टहलना जो होता है वो हमारे दिमाग के नियंत्रण में होता है और ये अचानक से नहीं होता है। समझ में आ गया बच्चों। अब हम आगे पढ़ने वाले हैं प्रतिवर्ती चाप के बारे में। अब हम पढ़ने वाले हैं बच्चों प्रतिवर्ती चाप के बारे में। अब देखो प्रतिवर्ती चाप होता क्या है, ध्यान से देखते जाना। प्रतिवर्ती चाप किसे कहते हैं बच्चों, ये भी कई बार पेपर में आ चुका है, इसका डेफिनेशन भी आ चुका है। बच्चों ये जो हमने पाथ बना रखा है ये भी है जो पेपर में आया हुआ है।
तो एक एक पॉइंट को सही तरीके से समझते चलना है। अगर बच्चों दिक्कत होगी तो दोबारा से वीडियो देखना है, कमेंट करके बताना है, ताकि मैं सारी समस्याओं को, दिक्कत को, परेशानी को दूर कर सकूं। तो ध्यान से सुनते जाना बच्चों। प्रतिवर्ती चाप किसे कहते हैं? प्रतिवर्ती क्रिया के दौरान विद्युत आवेग जिस पथ पर चलते हैं, मतलब जिस रास्ते से प्रतिवर्ती क्रिया होता है उसे हम प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। तो जिस रास्ते से प्रतिवर्ती क्रिया होता है उसे क्या कहते हैं बच्चों? प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। और इसका डेफिनेशन बहुत ही सिंपल है बच्चों, ज्यादा रटने की जरूरत नहीं, बस समझ के लिख लेना है कि जिस रास्ते से प्रतिवर्ती क्रिया होता है उसे प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। और ध्यान से बच्चों देखो कैसे होता है उद्दीपन। उद्दीपन का मतलब उद्दीपन का मतलब हो गया बच्चों मैसेज को रिसीव किया, जैसे ऊष्मा को रिसीव किया। किसने रिसीव किया बच्चों? ग्राही अंग ने किया। कौन सा अंग ने किया? अगर ऊष्मा है यहाँ पे तो तापग्राही करेगा। तापग्राही कहाँ पे होता है? त्वचा में होता है। तो त्वचा में जो तापग्राही होता है वो मैसेज को क्या करता है? रिसीव करता है। और रिसीव करने के बाद बच्चों कहाँ भेज देगा? मेरुरज्जु में भेज देगा। और मेरुरज्जु में भेजने के बाद तुरंत जो कार्यकर अंग को भेज दिया जाता है, मतलब पेशी को भेज दिया जाता है। उसके बाद अनुक्रिया करता है, तुरंत से हाथ हटा देते हैं। मतलब कि ये जो प्रतिवर्ती क्रिया जो होता है ये बच्चों हमारे मस्तिष्क के नियंत्रण में नहीं होता है। ये हमारे मस्तिष्क के पास से जो मैसेज नहीं जाता है ये हमारे मेरुरज्जु के पास जाता है। और मेरुरज्जु जो है तुरंत से कार्य करता है और हाथ को पीछे कर लेता है। सुनना आगे बच्चों, यही हमारा क्या हो गया? प्रतिवर्ती चाप हो गया। पेपर में कई बार जो पूछा जा चुका है, इसको सही तरीके से याद कर लेना है। अगर बच्चों पेपर में आ गया प्रतिवर्ती चाप किसे कहते हैं, तो जिस रास्ते से प्रतिवर्ती क्रिया होता है उसे प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। और बच्चों ये जो मैंने यहाँ पे टेबल बना रखा बच्चों, इसको भी सही तरीके से देख लेना है ताकि पेपर में कोई दिक्कत ना हो। और बच्चों देखना ध्यान से, अनुक्रिया 3 प्रकार के होते हैं। अनुक्रिया कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले आता है बच्चों ऐच्छिक क्रिया, दूसरा आता है अनैच्छिक क्रिया, अनैच्छिक क्रिया, और तीसरा आता है बच्चों हमारा प्रतिवर्ती क्रिया। ये 3 प्रकार के जो क्रियाएं होती है। सबसे पहले हम बात करते हैं बच्चों ऐच्छिक क्रिया के बारे में। ऐच्छिक क्रिया उसे कहा जाता है जो हमारी इच्छा के अनुसार होता है। जैसे बोलना हो गया, हमारी इच्छा तो बोलेंगे, नहीं तो नहीं बोलेंगे। चलना हो गया, पढ़ना हो गया, लिखना हो गया, सोचना हो गया, ये सारे के सारे बच्चों ऐच्छिक क्रिया में आता है। क्योंकि ये क्रिया को हम क्या करते हैं? सोचते हैं, समझते हैं, उसके बाद हम बोलते हैं। ये क्रिया हमारे नियंत्रण में होता है। तो जो क्रिया हमारे नियंत्रण में होता है, जो हमारे इच्छा अनुसार होता है उसे हम ऐच्छिक क्रिया कहते हैं। जो हमारे इच्छा के अनुसार होता है, जो हमारे नियंत्रण में होता है उसे हम ऐच्छिक क्रिया कहते हैं। और बच्चों उदाहरण पूछेगा तो बोलना, लिखना, पढ़ना, चलना, ये सब के सब क्या है बच्चों? ऐच्छिक क्रिया है। और ऐच्छिक क्रिया को नियंत्रित कौन करता है बच्चों? अग्र मस्तिष्क करता है, जो कि हम आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अग्र मस्तिष्क जो है ऐच्छिक क्रिया को नियंत्रित करने का काम करता है। जो अग्र मस्तिष्क होता है, यानी कि आगे का जो दिमाग है, वो क्या करता है? हमारे ऐच्छिक क्रिया को नियंत्रित करने का काम करता है। उसके बाद हम बात करते हैं अनैच्छिक क्रिया। अनैच्छिक क्रिया उसे कहा जाता है जो हमारे इच्छा अनुसार नहीं होता है। जो हमारे इच्छा अनुसार नहीं होता उसे हम अनैच्छिक क्रिया कहते हैं। जैसे बच्चों सांस लेना, ये हमारे इच्छा अनुसार नहीं है। खांसना हमारे इच्छा अनुसार नहीं है। दिल का धड़कना हमारे इच्छा अनुसार नहीं है। भोजन का पाचन हमारे इच्छा अनुसार नहीं है। छींकना हमारे इच्छा अनुसार नहीं है। और हिचकी आना हमारे इच्छा अनुसार नहीं है। तो जो हमारे इच्छा अनुसार नहीं होता है, जो हमारे नियंत्रण में नहीं होता है, उसे हम क्या कहते हैं? अनैच्छिक क्रिया कहते हैं। जो हमारे इच्छा अनुसार ना हो। क्या हम दिल के धड़कन को रोक सकते हैं? नहीं रोक सकते। ये हमारे इच्छा अनुसार नहीं होता। जब हम सो जाते हैं तब भी हमारा दिल धड़कता है, इसका मतलब अनैच्छिक क्रिया हो गया। जो हमारा ब्लड प्रेशर होता है, जो बीपी होता है, इसे भी हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, ये अपने आप होता रहता है, जिसका मतलब क्या हो गया बच्चों? अनैच्छिक क्रिया हो गया। दिल का धड़कना अनैच्छिक क्रिया हो गया। खांसना भी क्या है बच्चों? अनैच्छिक क्रिया है। इनका बच्चों एग्जाम्पल सही तरीके से याद करना। यहाँ पे देखना बच्चों ध्यान से, अनैच्छिक क्रिया जो होता है मध्य और पश्च मस्तिष्क के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। जो अनैच्छिक क्रिया होता है किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क के द्वारा नियंत्रित किया जाता है, जो कि हम आगे पढ़ने वाले हैं बच्चों। मध्य मस्तिष्क जो बीच का दिमाग होता है, पश्च मस्तिष्क का मतलब जो पीछे का दिमाग होता है, इन दोनों के द्वारा जो अनैच्छिक क्रिया को नियंत्रित किया जाता है। ठीक है बच्चों, और उदाहरण पूछेगा तो क्या बताना है? श्वसन हो गया, दिल का धड़कन हो गया, खांसना हो गया, बीपी हो गया, ये सब के सब जो बच्चों अनैच्छिक क्रिया में आता है। उसके बाद आता है हमारा प्रतिवर्ती क्रिया आता है, जो कि अभी कुछ देर पहले भी हमने इसके बारे में पढ़ा था। प्रतिवर्ती क्रिया उसे कहा जाता है जो क्रिया अचानक से होता है। जो क्रिया अचानक से होता है उसे हम प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। जैसे गर्म वस्तु छूने पर हाथ को पीछे हटा लेना। गर्म वस्तु छूने पर हाथ को पीछे हटा लेना क्या कहलाता है? प्रतिवर्ती क्रिया कहलाता है। और प्रतिवर्ती क्रिया जो होता है मेरुरज्जु के नियंत्रण में होता है।
प्रतिवर्ती क्रिया बच्चों किसके नियंत्रण में होता है? मेरुरज्जु के नियंत्रण में होता है। और बच्चों ऐच्छिक क्रिया किसके नियंत्रण में होता है? अग्र मस्तिष्क के नियंत्रण में होता है। अग्र मस्तिष्क मतलब आगे के दिमाग, ठीक है। और बच्चों अनैच्छिक क्रिया किसके नियंत्रण में होता है? मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क के नियंत्रण में होता है। और प्रतिवर्ती क्रिया जो मेरुरज्जु के नियंत्रण में होता है। फॉर एग्जांपल के लिए बच्चों मैंने यहाँ पे बताया था किस तरीके से मेरुरज्जु जो नियंत्रित करता है। और बच्चों आगे हम पढ़ने वाले हैं मानव तंत्रिका तंत्र। क्या पढ़ने वाले हैं? मानव तंत्रिका तंत्र। मानव तंत्रिका तंत्र तंत्रिका कोशिका से बना होता है। और बच्चों ये दो प्रकार के होते हैं। हम पढ़ेंगे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के बारे में और परिधीय तंत्रिका तंत्र के बारे में। और बच्चों इंग्लिश में कहा जाता है CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और बच्चों पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। और जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र होता है बच्चों दो प्रकार के होते हैं। मस्तिष्क के बारे में पढ़ेंगे, मेरुरज्जु के बारे में पढ़ेंगे। और इसमें भी पढ़ेंगे दो प्रकार के, कपाल तंत्रिका के बारे में और मेरु तंत्रिका के बारे में। कपाल तंत्रिका जो होता है मस्तिष्क से निकलता है और मेरु तंत्रिका जो होता है वो मेरुरज्जु से निकलता है। इनके बारे में बच्चों हम आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। समझ में आ गया? अब देखो इसमें से क्वेश्चन क्या क्या बनेगा हमारा जो पेपर में पूछा जा सकता है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारा प्रतिवर्ती चाप। इसको इसका डेफिनेशन सही से याद कर लेना है और बिल्कुल ध्यान में रखना। और ये जो मैंने यहाँ पे चार्ट बना रखा है इसको भी ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद ऐच्छिक क्रिया के उदाहरण पूछ लेगा। ऐच्छिक क्रिया जो हमारी इच्छा अनुसार होता है, उदाहरण याद करना, पढ़ना लिखना चलना हंसना बोलना कूदना सोचना पीटना, ये सब क्या ऐच्छिक क्रिया है। और अनैच्छिक क्रिया जो हमारे नियंत्रण नहीं होता, जैसे श्वसन और दिल का धड़कन, खांसना, बीपी, ब्लड प्रेशर जो हो गया, पाचन हो गया और बच्चों उत्सर्जन हो गया, ये सब के सब जो बच्चों अनैच्छिक क्रिया में आता है। और अनैच्छिक क्रिया को कौन नियंत्रित करता है? मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क करता है। और प्रतिवर्ती क्रिया जो क्रिया अचानक से होता है उसे हम प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। जैसे गर्म वस्तु को छूने पर हाथ को पीछे अचानक से हटा लेना क्या कहलाता है? प्रतिवर्ती क्रिया कहलाता है। अगर अचानक से कील चुभ जाए तुरंत हाथ हटा लेना क्या कहलाता है? प्रतिवर्ती क्रिया कहलाता है। और प्रतिवर्ती क्रिया को मेरुरज्जु जो नियंत्रित करता है। और बच्चों आगे हम पढ़ने वाले हैं मानव तंत्रिका तंत्र के बारे में।